एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने पिछले बुधवार को अचानक अपना इस्तीफा सौंप दिया। एचडीएफसी बैंक न केवल भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, बल्कि भारत सरकार द्वारा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट माने गए 3 बैंकों में से भी एक है। श्री चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे की वजह क्या रही और एचडीएफसी बैंक के लिए आगे की राह क्या है? नमस्कार, द हिंदू के बिजनेस मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत। भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन ने बैंक के बोर्ड से इतनी अचानक विदाई क्यों ले ली? अपने इस्तीफा में वे लिखते हैं, पिछले 2 वर्षों में मैंने बैंक के भीतर कुछ ऐसी घटनाओं और क्रियाकलापों को देखा है जो मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं है। उन्होंने अपने इस्तीफा में यह भी कहा कि यही उनके निर्णय का आधार था। उन्होंने इसकी पुष्टि भी की और कहा कि ऊपर बताए गए कारणों के अलावा कोई और ठोस कारण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल एचडीएफसी के पुराने अनुभवी के मिस्त्री को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त कर दिया, जो अगले ही दिन से 3 महीने के लिए प्रभावी हो गया। आरबीआई ने एक आवधिक मूल्यांकन के आधार पर कहा कि एचडीएफसी एक डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है और इसका बोर्ड पेशेवर रूप से संचालित है, प्रबंधन टीम सक्षम है और वित्तीय स्थिति भी मजबूत है। आरबीआई ने अगले दिन एक बयान जारी कर कहा कि इसके आचरण या प्रशासन के बारे में रिकॉर्ड पर कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है और पर्याप्त तरलता के साथ बैंक की वित्तीय स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने कहा कि एचडीएफसी बैंक मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाला एक सशक्त संस्थान है। ये गौर करने वाली बात है कि बैंक नियामक आरबीआई और वित्त मंत्रालय दोनों ने न केवल बैंक की वित्तीय स्थिति पर भरोसा जताया है, बल्कि ये भी आश्वासन दिया है कि बैंक के कामकाज के तौर तरीके को लेकर कोई चिंता की बात नहीं कही गई है। बाद में श्री चक्रवर्ती ने एएनआई समाचार एजेंसी को बताया कि उनका इस्तीफा सामान्य प्रक्रिया थी और आधिकारिक माध्यमों से सार्वजनिक किए गए उनके इस्तीफे पत्र के अलावा उनके पास चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस इस्तीफे ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या श्री चक्रवर्ती ने अपनी चिंताओं पर बैंक के बोर्ड या नियामक के साथ चर्चा की थी? इस्तीफे की अगली सुबह विश्लेषकों के साथ एक कॉल में नए अंतरिम चेयरमैन श्री मिस्त्री ने कहा कि हमारी चर्चाओं के आधार पर ऐसी कोई विशिष्ट घटनाएं या क्रियाकलाप ऐसी नहीं थीं जो हमारे ध्यान में लाई गई हों। कोई विशेष परिचालन या अन्य मुद्दे सामने नहीं आए थे। श्री मिस्त्री ने कहा कि वे 71 वर्ष की आयु में अंतरिम चेयरमैन के रूप में ये नई जिम्मेदारी नहीं लेते यदि बैंक के कामकाज का तरीका उनके सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होता या बैंक वो ईमानदारी नहीं दिखाता जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। रिजर्व बैंक ने भी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि श्री चक्रवर्ती ने अतीत में कोई नैतिक चिंता जताई थी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अंतरिम चेयरमैन को अचानक इस्तीफा देना पड़ा, वो भी उन नैतिक चिंताओं का हवाला देते हुए जो उन्हें पूरे 2 साल से परेशान कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल अगस्त में बैंक ने एक ग्रुप ओवरसाइट डिपार्टमेंट बनाया था। ये विभाग एक कार्यकारी निदेशक को रिपोर्ट करता था, लेकिन इसका उद्देश्य बोर्ड को महत्वपूर्ण मामलों पर अपडेट रखना होता था। उस समय श्री चक्रवर्ती ने कहा था कि ये समूह बोर्ड को पूरे समूह में जोखिम अनुपालन, ऑडिट और आचरण पर पैनी नजर रखने में सक्षम बनाता है। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह सवाल उठता है कि जब सीईओ और उनकी टीम के कार्यकारी कार्यों का उद्देश्य ही इन भूमिकाओं को निभाना था, तो ऐसे विभाग की आवश्यकता क्यों पड़ी? सोशल मीडिया पर भी ऐसे सवालों और विचारों की भरमार है। एनालिस्ट कॉल में जब पूछा गया कि क्या बोर्ड के भीतर सत्ता संघर्ष था, इस पर श्री मिस्त्री ने कहा कि छोटे मुद्दों पर मतभेद समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा गंभीर नहीं था। किसी भी बोर्ड बैठक में विचारों में पूर्ण मतभेद नहीं रहा है। इंसान तो आखिर इंसान ही है। व्यक्तियों के बीच हमेशा कुछ न कुछ संबंध संबंधी मुद्दे रहेंगे। इस तरह की चीजें होती रहती हैं। पूरा बैंक और बैंक प्रबंधन टीम एक इकाई के रूप में काम करती है। श्री चक्रवर्ती के इस्तीफे के 3 दिन से भी कम समय में एचडीएफसी बैंक ने अपने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर शाखा में ग्राहकों को जोड़ने में आ रही कमियों का हवाला देते हुए 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। ये कथित तौर पर क्रेडिट स्विस के AT1 या एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड की गलत तरीके से बिक्री से जुड़ा मामला था। आपको याद होगा कि स्विस बैंक क्रेडिट स्विस पहले दिवालिया हो गया था और उसे बचाना पड़ा था, लेकिन उससे पहले उसके सभी AT1 बॉन्ड को राइट ऑफ करना पड़ा या उनका मूल्य शून्य कर दिया गया था।
मिससेलिंग के इन आरोपों के बाद स्थानीय नियामक दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी DFSA ने पिछले सितंबर में HDFC बैंक को उस शाखा में नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार श्री चक्रवर्ती और बैंक के कुछ अन्य लोगों के बीच दरार मुख्य रूप से जवाबदेही पर अलग अलग विचारों को लेकर थी। विशेष रूप से क्रेडिट स्विस द्वारा बेचे गए जोखिम भरे बॉन्ड से ग्राहकों को हुए नुकसान और दुबई में HDFC बैंक पर लगाए गए हालिया प्रतिबंधों पर। श्री चक्रवर्ती के विचार में इन चूकों के लिए अधिकांश वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए था। वे अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बैंक के सुस्त प्रदर्शन से भी निराश थे। HDFC बैंक एक से अधिक बार नियामक के दायरे में भी आया है। दिसंबर 2020 में आपको याद होगा कि RBI ने बैंक को सभी नई डिजिटल बैंकिंग पहल बंद करने और नए क्रेडिट कार्ड ग्राहक बनाने से रोकने के लिए कहा था। RBI का ये आदेश 2 साल की अवधि में बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में रुकावट की घटनाओं के बाद आया था। एक और मामले में बैंक ने कहा कि ये रुकावट उसके प्राथमिक डेटा सेंटर में बिजली गुल होने के कारण हुई थी। इसके बाद मार्च 2022 में RBI का प्रतिबंध हटा लिया गया था। इन सब के बीच HDFC बैंक का शेयरधारक तत्काल नुकसान में रहा है। इस्तीफे की खबर आने के अगले दिन शेयर की कीमत लगभग 9% गिर गई, जिससे बाजार मूल्य में 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई। तो अब सवाल है कि HDFC बैंक के लिए आगे क्या है। RBI और वित्त मंत्रालय द्वारा बैंक के कामकाज के तरीके पर विश्वास व्यक्त करने के साथ संभावना यही है कि सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहेगा। बाजार नियामक सेबी के प्रमुख तुहिन कापांडे ने भी कहा है कि नैतिकता के बारे में ऐसे आरोप लगाने से पहले सबूतों के साथ पुष्टि करना आवश्यक होता है। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी जाइएगा मत। हमेशा की तरह हमारे पास इस कड़ी में आपके लिए जानकारी का एक छोटा हिस्सा और है। क्या आप जानते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी आम जनता को शेयर खरीदने और कंपनी का हिस्सा बनने की अनुमति देने वाली पहली कंपनी थी? लेकिन जल्द ही शेयरधारकों और कंपनी के बीच संघर्ष शुरू हो गया। उन्होंने निदेशकों पर सत्ता के दुरुपयोग, शॉर्ट सेलिंग और खुद को समृद्ध करने का आरोप लगाया और तर्क दिया कि कंपनी को पूंजी बाजार से धन उधार लेने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है और बड़े निवेशकों को नए निदेशकों की नियुक्ति पर वोट देने का अधिकार होना चाहिए। याद रखें कि ये 1600 के दशक की शुरुआत की बात है। इस सप्ताह का प्रश्न जानकारी के इसी अंश से संबंधित है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार आम जनता को शेयर बेचकर कितनी राशि जुटाई थी? अगले सप्ताह इसके उत्तर की प्रतीक्षा करें। और हां, यहां पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न था, दक्षिण पूर्व एशिया पर भारतीय आक्रमण का केवल एक ही उदाहरण दर्ज है, वो क्या था? उत्तर है, विजय साम्राज्य के विरुद्ध 1025 ईस्वी में राजेंद्र चोल का नौसैनिक अभियान। इन 2 YouTube हैंडल को सही उत्तर मिला। बिंगो। आज की इस कड़ी में आपके लिए हमारे पास बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते तक हम फिर मिलेंगे, तब तक आपका समय मंगलमय हो।